हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि सारे के सारे अल्फा जंगली भेड़ियों की तरह लाल टपका रहे थे और बेहोशियान को अपना शिकार समझ के उसे ढूंढ रहे थे और सबकी सिर्फ दिमाग में एक ही चीज़ थी कि किसी भी तरीके से उन्हें ये ओमेगा चाहिए। वहाँ सब अल्फा सिर्फ बेहोशियान को ढूंढ रहे थे बट उन्हें बेहोशियान मिलता नहीं, तो वो लोग अब जाके अपने अपने रूम्स में सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी लोग अपने अपने क्लास की तरफ निकल जाते हैं बट उनको अपने दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि ओमेगा उन्हें चाहिए। और उनके पहुंचते ही 2 दिन बाद से ही उन जियांग क्लैन में ढेर सारे स्क्रोल्स आने लगे, रेड स्क्रोल्स, जिसमें सिर्फ बेहोशियान को अपने कॉन्क्यूबाइन बनाने के बारे में ही पूछा जा रहा था। इस क्लैन से तो वैन चाओ और वैन रुहान दोनों बाप बेटों ने अपने ही रिश्ते भेजे हुए थे बेहोशियान को अपना कॉन्सर्ट और कॉन्क्यूबाइन बनाने के लिए। मम्मी अब बहुत ज़्यादा ही भड़क जाती हैं। यह वो चाहती थी कि यहाँ पे उनके बेटे और बेटी का रिश्ता तय हो, उसको छोड़ के यहाँ पे एक सर्वेंट यानी कि बेहोशियान का रिश्ता तय हो रहा है। इसलिए बेहोशियान के पास जाती हैं और उसको एक स्लैप धरते हुए कहती हैं, ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आके मेरे ही क्लैन में आके इतने सारे क्लैन लीडर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की। सारी तुम्हारी ही गलती, पता नहीं तुम्हारी मदर ने तुम्हें क्या सिखाया है। और ऐसा कहते हुए बेहोशियान को बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग गई। बेहोशियान चाह के भी कुछ कह नहीं सकता था। अगर यहाँ पे वो मैडम यू के खिलाफ कुछ कहता तो उसकी मदर को और उसको मैडम यू अपने क्लास से निकाल देती और फिर वो जाते कहाँ। बेहोशियान मुँह बंद करके वो सब कुछ सुन लेता है। बेहोशियान की आंखें बहुत ज़्यादा ही नम थी और उसको बिल्कुल भी इनमें से किसी में कोई इंटरेस्ट था। बेहोशियान ने तो कभी अपनी ज़िंदगी में प्यार या शादी के बारे में कभी सोचा भी नहीं था और ये लोग तो शादी के लिए पूछ भी नहीं रहे। ये उसे कॉन्क्यूबाइन या कॉन्सर्ट बनाना चाहते हैं। अगर कोई ओमेगा अपनी शादी के लिए प्लान भी करना चाहे तो क्या करे, और जो सपना था भी नहीं वो टूटा हुआ इतना ज़्यादा फील होता है। बेहोशियान ने अपने मदर और फादर को देखा है कि वो कितने प्यारे कपल है और अगर बेहोशियान फ्यूचर में शादी करना भी चाहता तो वो कोई ऐसा ही पार्टनर चाहता जो उससे वही पनाह प्यार करे। बट ये क्या है, यहाँ तो प्यार करने की इस जगह यहाँ पे लोग उसको सेक्स पार्टनर या फिर सिर्फ एक बेड वार्मर की तरह मांग रहे हैं कि वो आए और उसको बेड पे सर्व करे। यहाँ मैडम ये उसे समझने की जगह और भी ज़्यादा उस पर चिल्लाई जा रही है। बस एक लैंड क्लैन ही ऐसा था जहाँ से कोई भी रेड स्क्रोल नहीं आया था। मैडम यू को लग रहा था कि लैंड क्लैन में ऐसा कुछ नहीं है बट उनके अंदाजे तब गलत हो जाते हैं कि लैंड क्लैन से लैंड जी खुद आता है और उनको एक रेड स्क्रॉल देता है जिसमें वो मैडम यू से बेहोशियान के लिए शादी के लिए हाथ मांग रहा था और उसके साथ साथ उन्हें ये धमकी भी देता है कि उन्हें किसी भी तरीके से बेहोशियान को उसे देना ही होगा वरना वो पूरा जियांग क्लैन तबाह कर देगा। मैडम ये कहती है कि तुम चाहते क्या हो, भले तुम हमसे बड़े क्लैन हो बट तुम हमें ऑर्डर्स नहीं दे सकते। मैं चाहूँ तो उसकी शादी जहाँ चाहे वहाँ कराऊँ। ये सुनते ही लैंडमार्क जब एक स्वाड निकालता है और मैडम यू के गले के बिल्कुल पॉइंट कर देता है और उसे अंदर डालने लगता है जिससे ब्लड भी आने लग गया था। मैडम यू भी अपनी जीडियाँ निकाल लेती हैं और लैंडमार्क जी में वार करने लगती हैं बट लैंडमार्क जी मैडम यू से ज़्यादा पावरफुल था और उसे रोक लेता है और कहता है, मैं अगर चाहूँ तो अभी आपके पूरे क्लैन को तबाह कर सकता हूँ। मुझे किसी के ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है और मेरे को चाहिए कि बेहोशियान मेरा हो तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा, उसको कोई भी नहीं देख सकता। मैडम यू कहती है, अगर ऐसा है तो तुम उसी से पूछ लो कि वो क्या चाहता है। लैंडमार्क जी कहता है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं किससे पूछूं और मुझे मना करेगा ही कौन, मैं सबको चाहिए हूँ और अगर मैं उसको मांग रहा हूँ मेरे लिए तो इसमें मुझे कोई भी मना नहीं कर सकता। जी कहता है कि अब वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है और उसकी शादी मुझसे ही होगी। बट बेहोशियान बाहर ही था और वो अंदर आते हुए कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला, तुम जैसे घमंडी प्रिंस से शादी करने से अच्छा तो मैं मरना पसंद करूँगा। लैंडमार्क जी कहता है, तो ऑफकोर्स मैं ये इच्छा भी तुम्हारी पूरी कर ही देता हूँ। लैंडमार्क जी बेहोशियान को मारने जा ही रहा था कि वहाँ पे बेहोशियान की मदर बेहोशियान के सामने आ जाती हैं और कहती हैं कि मेरे बेटे को माफ़ कर दीजिए प्रिंस, वो आपसे ऐसा कुछ नहीं कहेगा। और वो अपना सर लैंडमार्क जी के सामने झुका लेती है और उनसे बार बार अपना सर नीचे झुका झुका के माफ़ी मांग रही थी। लैंडमार्क जी बेहोशियान की मदर की तरफ देखता है जिनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी और वह बेहोशियान उनको उठाते हुए कहता है कि आपको झुकने की ज़रूरत नहीं है। क्या मैं कोई इंसान नहीं, क्या कोई चीज़ हूँ जहाँ पे लोग मेरी बोली लगा रहे हैं? और ये क्या मतलब हुआ कि मैं कुछ मना नहीं कर सकता? मैं भले ओमेगा हूँ बट मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है जो मुझसे पूछने की जगह यहाँ पे ये लोग मुझ पर ऑर्डर पास कर रहे हैं। बेहोशियान को इतने गुस्से में देख
लनवांग जी कहता है कि मुझे पसंद आया कि मेरा फ्यूचर वाइफ ही इतना अच्छा है। तुम्हारा गुस्सा बाद में बचा के रखो, हम इसे सही जगह इस्तेमाल करेंगे। बेहोशान तो उसे नजर ही फेर लेता है और लनवांग जी अब बेहोशान की मदर के पास जाके कहता है, तो अब तुम अपने बेटे को समझाओ कि वो मुझसे शादी कर ले। मैडम वैन उनसे माफ़ी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ़ कीजिए, हम लोग इतने कैपेबल नहीं कि यहाँ पे किंग के क्लैन में जा सके। वे मैडम वैन भी बस थोड़ी सी बातों को घुमा के और शब्दों को बदल के लनवांग जी को शादी के लिए मना ही कर रही थी। ये बात सुन के लनवांग जी को और गुस्सा आता है और मैडम वैन को वो धक्का देता है और उनके गले पे स्वॉर्ड रख लेता है, जिसे देख के बेहोशान की हार्ट बीट एक टाइम के लिए रुक ही गई थी। बेहोशान की पूरी दुनिया थम गई थी। बेहोशान लनवांग जी की तलवार को हटाता है, जिसके चक्कर में उसके हाथ से ब्लड आने लगता है। लनवांग जी उस ब्लड को नोटिस करने की जगह वापस से बेहोशान को थोड़ा अपने पावर से धक्का देता है। बेहोशान वो पावर सह नहीं पाता, भले बेहोशान बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये अचानक से पावर अटैक वो सह नहीं पाया और वो दूर जाके गिरा। और लनवांग जी बेहोशान की मदर के गले पे स्वॉर्ड रख के कहता है कि अगर तुमने मुझसे शादी करने के लिए मना किया तो मैं तुम्हारी मदर को यहीं पे मार डालूंगा। बेहोशान अब रोने लगता है और कहता है कि मेरी मदर को छोड़ दो, उन्हें कुछ मत करो। बट लनवांग जी ने बेहोशान की मदर की हाथ के ऊपर अपना पैर रखा हुआ था और उसके हाथ को और भी ज़्यादा दबा रहा था, जिसके कारण बेहोशान की मदर के मुंह से बहुत ज़्यादा ही चीखें निकल रही थी, जिसे सुन के बेहोशान और भी तेज़ से रो रहा था। बेहोशान लनवांग जी से कहता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा, प्लीज़ उन्हें कुछ मत करो, मैं तुमसे शादी करूँगा। बेहोशान बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। लनवांग जी कहता है कि तुम मेरी शर्तें मानते रहो तो तुम्हारी मदर जिंदा रहेंगी। बेहोशान कहता है कि ठीक है, अब मेरी मदर को छोड़ दो। लनवांग जी कहता है कि नहीं, जब तक तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तुम्हारी मदर मेरे पास रहेगी। और ये कहते हुए लनवांग जी बेहोशान की मदर को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। बहुत ज़्यादा ही रो रहा था और उसके हाथ से ब्लड भी बह रहा था, बट बेहोशान को उसका कोई ख्याल नहीं था। मैडम ये आती है तो बेहोशान को एक स्लैप मारती है और जिदियान से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ही वार करती है। बेहोशान उन वारों को भी नहीं रोकता और चुपचाप सह लेता है। बेहोशान की पूरी पीठ से ब्लड निकल रहा था, उसके पूरे वाइट रोब्स रेड हो चुके थे, इतना ज़्यादा ब्लड था। बेहोशान रोते ही जा रहा था। मैडम यू कहती है कि सारी तुम्हारी गलती है, आज तुम्हारे कारण ये सब कुछ हो रहा है, तुम्हारे कारण ही हमारे क्लैन पे एक खतरा आया है, लनवांग जी नाम की मुसीबत आई है। पहले तुमने मेरे बेटे की फ्यूचर हस्बैंड को छीन लिया, मैं चाहती थी कि उससे जियांग चंग शादी करे, बट तुमने पहले उसको छीन लिया और उसे अपने प्यार के जाल में फंसा के अब यहाँ पे ऐसा दिखाते हो कि तुम कितने मासूम हो। सारी की सारी तुम्हारी ही गलती है। बेहोशान कुछ भी कहने के हालत में नहीं था, तो उसे यही डर लग रहा था कि पता नहीं लनवांग जी उसके मदर के साथ कैसा बिहेव कर रहा होगा, उसकी मदर के साथ लनवांग जी क्या कर रहा होगा। अभी उसके सामने आंखों के सामने लनवांग जी ने उसकी मदर को कितना ज़्यादा टॉर्चर किया है, ये देखते से ही बेहोशान कुछ भी सोच नहीं पा रहा है। उसने अपने ब्रेन में कुछ भी सोचने समझने की क्षमता ही खो दी है। इस समय बिल्कुल एक डेड बॉडी बन गया था, जो कुछ भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा था, ना कुछ सोच पा रहा था, बस उसकी आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे। म्यू भी बेहोशान को मारने के बाद उस रूम से जा चुकी थी। बेहोशान अब भी फ्लोर पे वहीं बैठा हुआ था और उस तरफ देख रहा था जब उसकी मदर का ब्लड लगा हुआ था, और वो बस वहीं बैठा रहा। रात से दिन हो गया बट बेहोशान उस जगह से हटा भी नहीं। उसके पीठ में वो जो ब्लड निकल रहा था वो सूख चुका था उस जगह, और उसके क्लोथ्स में वो ब्लड के स्टेन रह चुके थे, बट बेहोशान वहाँ से कहीं नहीं गया। नेक्स्ट मॉर्निंग कुछ मेड्स आती हैं और कहती है कि लंसी पूरे शादी करने के अटायर में पहन के, अपनी वेडिंग रूप्स में पहन के यहाँ पहुँच चुका है। लनवांग जी का ऑर्डर है कि उसकी ब्राइड यानी कि बेहोशान को भी जल्दी से वहाँ पे लेकर आया जाए। बेहोशान को कुछ मेड्स डरते डरते आती हैं, जिन्हें लनवांग जी ने समझा के भेजा हुआ था कि उन्हें बेहोशान को किस तरीके से तैयार करना है, और यहाँ पे उन्होंने ढंग से समझाया था कि बेहोशान को कोई भी अलवा देख ना सके, इस तरीके से उसके रोप्स होने चाहिए। वो रोप्स का जेल दिख रहे थे, जहाँ पे बेहोशान का बॉडी का कोई सा भी पार्ट ना किसी को दिख नहीं सकता था, इतने ज़्यादा हैवी रोप्स थे। और ज्वेलरी तो लनवांग जी ने भर भर के भेजी थी, जैसे बेहोशान कोई इंसान नहीं हैंगर होगा। और वैसे भी बेहोशान को इतने घाव लगे हुए थे, तब भी उन मेड्स ने बेहोशान के बैग को साफ़ किया, उसमें मेडिसिन अप्लाई करी, जिससे बेहोशान को बहुत पेन हो रहा था। और उसके बाद उन्होंने वो रोप्स पहनाए, जिसको पहनने के कारण बेहोशान की बैक में वापस ब्लीडिंग होने स्टार्ट हो गई थी, बट वो रेड रोप्स में उसका ब्लड दिख नहीं रहा था। और जो इतनी सारी ज्वेलरीज जो बेहोशान को बहुत ज़्यादा चुभ भी रही थी, तब भी उसने पहनी हुई थी।
पेन उतना भी पेनफुल नहीं है जितना ये सोच सोच के बेहुशन की जान निकल रही है कि पता नहीं उसकी मदर के साथ क्या हो रहा होगा। यहाँ पे बेहुशन की आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ चुके थे क्योंकि वो रात भर से सोया नहीं था। रात भर बस वो वहीं बैठा रहा। मेड्स बेहुशन को लेकर वेडिंग हॉल तक आती हैं जहाँ पे लैंडमार्क जी उनका वेट कर रहा था। लैंडमार्क जी उन मेड्स की तरफ देख के एक बार नोट करता है कि हाँ वो सेटिस्फाई है। बेहुशन को बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। जहाँ पे लोगों को लग रहा था कि एक कपड़े का ढेर बस चलते हुए आ रहा है जिसमें ढेर सारी ज्वेलरी लाद दी हो, क्योंकि बेहुशन का एक बूंद की भी स्किन नज़र नहीं आ रही थी। लैंडमार्क जी ने इतने ज़्यादा हैवी क्लोथ्स बना डाले थे बेहुशन पे। अब वहाँ पे उन लोगों की मैरिज होती है और उसके बाद बेहुशन सिर्फ लैंडमार्क जी से एक सवाल पूछता है कि मेरी मदर कहाँ है। लैंडमार्क जी कहता है कि मेरे पैलेस में तुम्हारी मदर सेफ़ है और जब तक तुम मेरे साथ अच्छे से रहोगे वो सेफ़ ही रहेंगी। बेहुशन कहता है कि मेरे को उनसे मिलना है। लैंडमार्क जी कहता है कि ठीक है। और ऐसा कह के वो लोग अपनी वेडिंग को वहाँ पे कंप्लीट करने के बाद अब सीधे निकल जाते हैं। वो लोग वहाँ वाइन भी नहीं पीते हैं जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिचुअल था, पर वहाँ पे लैंडमार्क जी उस रिचुअल को कबाड़ कर देता है और प्रीस्ट तो कहते ही रह जाते हैं कि ये अच्छी वेडिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। लैंडमार्क जी घूर के देखता है तो वो प्रीस्ट कुछ भी नहीं कहते और लैंडमार्क जी वहाँ से निकल जाता है। बेहुशन को अपने साथ स्वॉर्ड में लेता है और उड़ते हुए अपने पैलेस पहुँचता है जहाँ पे एक रूम के अंदर मैडम वैन बैठी हुई थी और उनके आसपास 4 जनरल्स खड़े हुए थे जिनके हाथ में स्वॉर्ड्स थी और वहाँ पे 2 हीलर्स थे जो मैडम वैन को देख रहे थे। उसके बाद बेहुशन उनके पास पहुँचता है और अपनी मदर से पूछने लगता है क्या वो ठीक है। लैंडमार्क जी ने बेहुशन की मदर को हील करा दिया था। मैडम वैन कहती है ठीक हूँ, क्या तुम ठीक हो, क्या तुमने कुछ खाया। बट बेहुशन उनके इन सवालों का कुछ जवाब नहीं देता और बस मैडम वैन से उनके बारे में पूछे जा रहा था। लैंडमार्क जी सिर्फ बेहुशन को देख रहा था कि वो कितना ज़्यादा चिंता है और कितना ज़्यादा अपनी माँ के बारे में फिक्र कर रहा है। जी अपने मन में बेहुशन से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं क्या करूँ, मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ कि मैं ये चाहता ही नहीं कि तुम मेरे सिवा किसी और के हो। मैंने तुम्हें शांति से कहा था कि मुझसे शादी कर लो और तुम माने ही नहीं, इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम समझने की कोशिश करो। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।